नमस्कार। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कोरोना काल की इस विषम परिस्थिति में हम सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी मंगल कामना के साथ मैं तपस्या और मेरे सहयोगी अमित आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप सभी को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग हमें सहज और आनंदमय बनाता है और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम योग को अपनाएं और संभावनाओं को संभव बनाएं। कोरोना काल में पूरी सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है और इसीलिए कोरोना अनुरूप व्यवहार का पालन करते हुए सुरक्षित वातावरण में घर पर ही योग करें। बिल्कुल सही कहा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष अपने संबोधन में यही बात कही थी, योगा एट होम, योगा विद फैमिली, यानी परिवार के साथ घर में रहते हुए आप योग करें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाएं। लेकिन योग है क्या? ये पद्धति 5000 वर्ष पुरानी है, ये हम जानते हैं, लेकिन इसमें हम इसको विज्ञान भी कहते हैं, कला भी कहते हैं। जीवन जीने की कला है योग, और क्या है आइए जानते हैं। योग आवश्यक रूप से एक आध्यात्मिक अनुशासन है जो विशेषतः परिष्कृत विज्ञान पर आधारित है। यह स्वस्थ जीवन के लिए एक कला और विज्ञान है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द युग से हुई है, जिसका अर्थ जुड़ने या एकजुट होने से है। यौगिक लेखों के आधार पर योग का अभ्यास व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना के साथ मिलन करने के लिए अग्रसर करता है। जिससे मन और शरीर तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच एक बेहतर संतुलन बना रहे। योग के विज्ञान की उत्पत्ति हजारों वर्ष पूर्व धर्म व विश्वास की पहली व्यवस्थाओं के जन्म से भी पहले हुई थी। यौगिक लेखों के आधार पर शिव, जो कि पहले योगी या आदि योगी थे, उन्होंने अपने गहन ज्ञान को अपने 7 शिष्यों, प्रसिद्ध सप्तऋषियों या 7 मनीषियों के बीच प्रसारित किया था। योग को पूर्व वैदिक काल से ही अभ्यास में लिया जाता रहा है, लेकिन महर्षि पतंजलि, जिन्हें आधुनिक योग के पिता के रूप में माना जाता है, वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय के अभ्यासों को अपने योग सूत्रों के आधार पर सुव्यवस्थित और संहिताबद्ध किया। बाद में अनेक योग गुरुओं ने इस विद्या के संरक्षण और विकास के लिए अपना योगदान दिया और इस आश्चर्यजनक अभ्यास को फैलाया। योग के विभिन्न विद्यालय हैं, जिनमें ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, पातंजला योग, हठ योग, कुंडलिनी योग, ध्यान योग, मंत्र योग, लय योग, जैन योग, बौद्ध योग आदि शामिल हैं। प्रत्येक विद्यालय की अपनी पद्धतियां और अभ्यास हैं जो योग के मुख्य लक्ष्य और उद्देश्यों की ओर मार्गदर्शन करती हैं। कुछ प्रमुख रूप से अभ्यास में लाई जाने वाली योग साधनाएं हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, बंधा, मुद्रा, शतकर्मास, युक्तहारा, मंत्र जापा तथा युक्त कर्म। योग का अभ्यास करने वाले को योगाभ्यास करते समय यहाँ बताए जा रहे कुछ निर्देशक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। अभ्यास से पूर्व योगाभ्यास शांति और आनंद के वातावरण में शांत शरीर और मस्तिष्क के साथ करना चाहिए। यह खाली पेट या हल्के पेट करना चाहिए। यदि आपको कमजोरी का अनुभव होता है तो गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पी लें। शरीर की गतिविधियों की सहजता के लिए हल्के और आरामदायक सूती कपड़ों को प्राथमिकता देनी चाहिए। कोई पुरानी बीमारी, दर्द या हृदय संबंधी समस्या होने पर योगाभ्यास करने से पहले किसी चिकित्सक या योग चिकित्सक से परामर्श अवश्य करें। अभ्यास के दौरान अभ्यास सत्र का प्रारंभ प्रार्थना या वंदना से किया जाना चाहिए।
क्योंकि इससे मन की शांति के लिए एक सहायक वातावरण बनता है। योग अभ्यास धीरे धीरे तनाव मुक्त तरीके से शरीर और सांस की जागरूकता के साथ किए जाने चाहिए। सांस को तब तक ना रोकें जब तक ऐसा करने के लिए ना कहा जाए। शरीर को कसा हुआ या झटके के साथ ना रखें। अभ्यासों को अपनी क्षमताओं के अनुसार करें। सत्र का अंत गहन मौन या शांत अभ्यास सत्र के 20-30 मिनटों के उपरांत ही भोजन या स्नान करना उचित होगा। योग की दुनिया में आपका स्वागत है। ज्ञान के इस अनोखे संसार में आपका स्वागत है। जैसा प्रासंगिक और लाभकारी यह हजारों वर्ष पूर्व था, वैसा ही आज भी है। योग भारत की प्राचीन पद्धति है और हम सभी इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। सितंबर 2014 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र सभा में प्रस्ताव रखा कि वैश्विक स्तर पर योग दिवस होना चाहिए और भारत की ही पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। बिल्कुल सही कहा आपने अमित, और ये भी हम बताना चाहेंगे कि 21 जून की अपनी भी महत्ता है, उसका अपना भी महत्व है। 21 जून जो है पूरे वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। सूर्य की किरणें उस दिन सबसे ज्यादा तेज होती हैं। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जब हम बात कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की, तो यूएन में जब उन्होंने 27 सितंबर 2014 को अपना संबोधन दिया तो 90 दिन के भीतर यानी 11 दिसंबर 2014 को रेजोल्यूशन पास हुआ अमित, और ये अपने आप में ऐतिहासिक है, इतने कम दिनों में किसी भी रेजोल्यूशन का पास होना। तो कैसी रही ये प्रक्रिया, आइए फिर से उन यादों को ताजा करते हैं। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। The Ministry of Ayush successfully organized the first International Day of Yoga on 21st June 2015 at Rajpath, New Delhi. 2 Guinness World Records were made for the largest yoga lesson involving 35,985 participants and maximum number of nationalities participating in a single yoga lesson. The second International Day of Yoga was organized on the 21st June 2016 at the Capital Complex, Chandigarh. More than 30,000 people joined our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for the second International Day of Yoga celebrations, where he pitched for treating diseases like diabetes through the ancient spiritual discipline of yoga. The Ministry of Ayush, in association with State Government of Uttar Pradesh, successfully organized the 3rd International Day of Yoga on 21st June 2017 at Ramabhai Ambedkar Maidan, Lucknow. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, inaugurated the event where 51,000 participants practiced common yoga protocol along with him. The 4th International Day of Yoga was organized by the Ministry of Ayush on the 21st June 2018 at Forest Research Institute, Dehradun. More than 50,000 people participated in the grand event along
with the Honorable Prime Minister of India and Honorable Chief Minister of Uttarakhand. The 5th International Day of Yoga was organized by the Ministry of Ayush at the Prabhat Tara Maidan, Ranchi, Jharkhand. More than 30,000 people participated in the grand event along with the Honorable Prime Minister of India. छठे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। आज हम सब सामूहिक कार्यक्रमों से दूर रहकर घर में ही अपने परिवार के साथ मिलकर योग कर रहे हैं। बच्चे हो, बड़े हो, युवा हो, परिवार के बुजुर्ग हो, सभी जब एक साथ योग के माध्यम से जुड़ते हैं तो पूरे घर में एक ऊर्जा का संचार होता है। योगा एट होम, योगा विद फैमिली, और इस बार का थीम है योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर पीस एंड हार्मनी। अमित, ये कितनी बड़ी बात है जब माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं। उन्हीं की प्रेरणा, प्रोत्साहन और प्रयासों का प्रतिफलन है कि आज प्रत्येक भारतवासी गौरवान्वित महसूस करता है कि पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। बिल्कुल, और पिछले साल योग दिवस के संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि योगा फॉर कम्युनिटी, योगा फॉर इम्यूनिटी, योगा फॉर यूनिटी। और जब कोविड से सुरक्षा की बात आती है तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी बहुत जरूरी है, और ऐसे में प्राणायाम बहुत हमें मदद कर सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और प्राणायाम के बारे में हमने, क्योंकि आप जानते हैं कि योगा के माध्यम से एक और बड़ी अच्छी कोशिश हुई है, वो है रोजगार लोगों को मिलने की। हमने देखा विगत वर्षों में किस तरह से इस क्षेत्र में विशेष रूप से रोजगार के अवसर युवाओं के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और तपस्या, आपने बात की योगाचार्य वरुण आर्या जी से, जो अब हमें बता रहे हैं कि प्राणायाम क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और जन सामान्य कैसे प्राणायाम कर स्वास्थ्य लाभ ले सकता है। हम जब योग की बात करते हैं वरुण जी, प्राणायाम भी है, तो सबसे पहले प्राणायाम के विषय में आपसे जानना चाहेंगे कि इसके लाभ क्या हैं और उससे भी पहले इसकी परिभाषा क्या है। जैसा कि प्राणायाम की परिभाषा की जो हम बात करते हैं, तो ऋषि पतंजलि जी ने इसकी जो परिभाषा दी है वो दी है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम। तस्मिन् यानी कि उस किसको, उस गति को, उस स्पीड को अपने अनुसार रोक करके चलाना, वही प्राणायाम होता है। प्राणायाम भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। हठ योग प्रदीपिका की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 8 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं, परंतु ऋषि पतंजलि जी ने जो मुख्य प्राणायाम योग दर्शन योग सूत्र में जो बताए हैं वो 4 प्राणायाम हैं। सबसे प्रथम बाह्य प्राणायाम, द्वितीय आभ्यंतर प्राणायाम, तृतीय स्तंभ वृत्ति प्राणायाम और चतुर्थ प्राणायाम जो है वो है बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम। तो इस प्रकार से 4 प्राणायाम मुख्य रूप से ऋषि पतंजलि जी ने योग सूत्र में बताए हैं। जी, हम वरुण जी आम व्यक्ति की दृष्टि से, जैसे युवाओं की बहुत बात होती है कि युवाओं को भी ये पद्धति योग के क्षेत्र में आना चाहिए, उसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए, तो एक आम जनमानस की दृष्टि से हम समझना चाहते हैं कि प्राणायाम के लाभ क्या हैं, वो थोड़ा सा आप हमें समझाएं। देखिए, प्राणायाम एक टोटली श्वास की एक प्रक्रिया है, श्वास का एक साइंस है। अगर आप श्वास यहाँ से हटा दो तो ये केवल और केवल एक एक्सरसाइज और एक जिम्नास्ट रह जाएगा। तो जब हम इसमें श्वास ऐड करते हैं, श्वास को इसके साथ जोड़ते हैं, तो ये प्राणायाम और योग आसन कहलाते हैं। तो आपने जैसे बात की कि इसका फायदा क्या है, तो अलग अलग प्राणायाम के अलग अलग फायदे हैं। हम यहाँ पर आज बात कर सकते हैं, ऋषि पतंजलि जी ने जो मुख्य 4 प्राणायाम बताए हैं उनमें से 1-2 प्राणायाम की हम बात कर सकते हैं, क्योंकि जन सामान्य को आज पता है संपूर्ण विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है और हर कोई जानता है कपालभाति क्या है, चंद्रभेदी क्या है, शीतली क्या है, शीतकारी प्राणायाम क्या है। परंतु आज हम 2 ऐसे प्राणायामों की व्याख्या करेंगे जिस तो जन सामान्य में मैं समझता हूं कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, और अगर ये 2 प्राणायाम हम करते हैं तो अपनी दैनिक जीवन में प्रतिदिन की शैली में इसको करते हुए हम स्वस्थ और मन और तन से
स्वस्थ और सुंदर रह सकते हैं। तो पहले मैं बात करता हूं बाह्य प्राणायाम की। बाह्य जैसा कि शब्द से ही प्रतीत होता है, बाह्य यानी कि बाहर, श्वास को बाहर निकाल करके रोकना, ये बाह्य प्राणायाम है। बाह्य प्राणायाम में अब आप पोजीशन ले लीजिए, सीधे बैठिएगा। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा हमें बनाना है, अंगुष्ठ और प्रथम उंगली को स्पर्श करना है आपस में। एक श्वास लीजिएगा, आंखें बंद कर लीजिएगा, एक श्वास लीजिएगा लंबा गहरा। अब इसको बाहर निकाल दीजिएगा, रोक दीजिएगा, स्टॉप। श्वास को बाहर रोकिएगा, मन को दोनों नेत्रों के बीच में एकाग्र करने का कोशिश करेंगे। श्वास रुका रहेगा 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, जो भी हमारी क्षमता है। अब धीरे धीरे से वापस आएंगे हम, इनहेल करते हुए, रिलैक्स। इस तरह से हमें कंसंट्रेट करना है, एकाग्र करना है श्वास को। और इसमें ध्यान ये रखिएगा कि हमें जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल सामान्य रूप से जितनी हर व्यक्ति की क्षमता है उसके अनुसार उसको करना चाहिए। तो ये हो गया बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम का जो फायदा है वो ये है, बाह्य प्राणायाम हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है। और मैं बात करूंगा विशेषकर विद्यार्थी जीवन की, छोटे बच्चों को लेकर के। अगर छोटे बच्चे या विद्यार्थी इस प्राणायाम को करते हैं तो वो एकाग्रता को, अपनी एकाग्रता को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। वरुण जी, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता के लिए ये बहुत ही अच्छा है। तो इसमें एक प्रश्न ये मन में आ रहा है कि विद्यार्थियों की जब हम बात कर रहे हैं, बच्चों युवाओं की बात कर रहे हैं, तो किस आयु से ऊपर के बच्चे इसको कर सकते हैं? और प्रतिदिन की दृष्टि से अगर बात की जाए तो कितना समय इसके लिए देना जो है वो सम्यक है? इसमें तपस्या जी बिल्कुल सही पूछा आपने। एक तो मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि योग की जब हम बात करते हैं तो योग किस आयु पर शुरू करना चाहिए, तो वो आयु जो है वो है 5 वर्ष। 5 वर्ष से ऊपर की आयु वाले बच्चे योग और प्राणायाम कर सकते हैं। आपने फिर पूछा कि कितना करना चाहिए, तो इसमें मैं ये कहूँगा कि कम से कम एक प्राणायाम की 5 से 10 आवृत्ति होनी चाहिए। 5 से 10 बार वो होना चाहिए अपनी क्षमता के अनुसार। और यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि किसी भी एक्सपर्ट, अच्छे योग अध्यापक के निरीक्षण में ही ये सीखा जाए और करा जाए तो ज्यादा अच्छा हो। दूसरा हम जो प्राणायाम की बात करते हैं वो है आभ्यंतर प्राणायाम। इसमें भी जैसा कि शब्द से प्रतीत होता, आभ्यंतर अर्थात अंदर, यानी कि जिसमें श्वास को अंदर लेकर के रोका जाए, वो आभ्यंतर प्राणायाम होता है। और इसमें साथ में हमें जालंधर बंद लगाना होता है। 3 बंद होते हैं, तो उसमें से एक बंद अब हम इसके साथ लगाएंगे। जैसे आभ्यंतर प्राणायाम में श्वास को अंदर लेना है, श्वास को अंदर लीजिएगा और चिन को थ्रोट पे टच कीजिएगा, जालंधर बंद। 15 सेकेंड हमें रोकना है इसको। अब गर्दन को धीरे धीरे सीधा कीजिएगा और श्वास को धीरे धीरे से बाहर निकाल दीजिएगा। इस प्राणायाम की जो प्रक्रिया है, इसकी जो तकनीक है, उसमें हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि जब हमें श्वास को बाहर निकालना होता है तो पहले गर्दन को सीधा करना है, उसके बाद ही श्वास को बाहर निकालना है। ऐसा नहीं करना है कि गर्दन को उठाते हुए ही श्वास हम बाहर छोड़ रहे हैं, वो बिल्कुल गलत होगा। तो पहले गर्दन को सीधा करेंगे, उसके बाद श्वास को बाहर छोड़ देंगे। ये हो गया आभ्यंतर प्राणायाम। आभ्यंतर प्राणायाम में जो श्वास को रोकने का जो समय होता है वो 20 से 30 सेकेंड हम बड़े ही सामान्य तरीके से रोक सकते हैं। और आभ्यंतर प्राणायाम का फायदा ये है तपस्या जी कि जब हम श्वास को अंदर रोकते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर, हमारे डायफ्राम के अंदर श्वास ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी में अंदर जाता है, जिससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी इंप्रूव होती है। ब्रेथ से रिलेटेड जो डिजीज होती हैं, श्वास से संबंधी जो डिजीज होती हैं, जैसे हल्का सा वेदर चेंज होता है तो उसमें कोल्ड कफ हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, अस्थमेटिक के पेशेंटों के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। तो इसका फायदा बेसिकली यही होगा, श्वास से रिलेटेड जो भी डिजीज है उन सब में ये बहुत ही ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 हम मना रहे हैं, 7वां संस्करण, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी 2015 से। अमित, जब वरुण आर्या जी के साथ में हम लोगों ने प्राणायाम किया और भी हमने बहुत सारे आसना जिसमें किए थे,
आप यकीन जानिए कि जितना हम इसके बारे में बात करते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, उससे कई गुना ज्यादा हम दर्शकों से भी कहना चाहेंगे करने से इसका लाभ मिलता है। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि मन, मस्तिष्क, आत्मा और शरीर, इनको एकात्म करने के लिए अगर आप योग को अपनाते हैं तो आपका पूरा जीवन जो है बदल जाता है। जी बिल्कुल। नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय का गठन हुआ था और जब से योग दिवस मनाया जा रहा है 21 जून 2015 से, आपने देखा है गत 6 वर्षों में भी एक कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया है आयुष मंत्रालय ने, जो 45 मिनट का है और उसमें प्राणायाम भी है ताकि सरलता से हम सभी योग से जुड़ सकें। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और इसमें एक बात और देखने की है, जहां योग एक तरफ हमें भीतर की यात्रा की तरफ लेकर जाता है, वहीं हमारा अपने आप से संबंध, प्रकृति से संबंध और साथ ही पूरे विश्व से जो हमारा सामंजस्य है, जो समन्वय है, वो कितना आवश्यक है। और अगर हम भीतर से शांत हैं तो किस तरह से सबके साथ में एक सकारात्मक संबंध बना सकते हैं, ये हमें योग सिखाता है। इसीलिए कहा भी गया है चित्त वृत्ति निरोध, यानी अगर अपने चित्त को आप एकाग्रचित कर लेते हैं तो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाते हैं। बिल्कुल। और हम आपसे आग्रह करेंगे कि आज सोमवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सभी परिवार के जन उठ जाएं और योग करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि ठीक सुबह 7 बजे से लेकर 7:45 तक हम सब मिलकर योग अभ्यास करेंगे। और जब हम प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो उसमें क्रमबद्ध तरीके से योग करना बहुत अनिवार्य है। जैसे कि आप योग अभ्यास में देखेंगे, इसमें 8 स्टेप्स होते हैं। शुरुआत प्रार्थना से होती है और फिर चालन क्रियाएं, ताकि माइक्रो सर्कुलेशन हो पाए। कैसे? सबसे पहले गर्दन की चालन क्रियाएं, फिर कंधे की, घुटने की, और तीसरे नंबर पर आता है आसन। वहां पर भी तपस्या। ये जानना जरूरी है कि आसन में भी पहले स्टैंडिंग पोस्चर्स के हैं, फिर सिटिंग के, फिर पेट के बल और फिर पीठ के बल। जी, तो पूरी एक प्रक्रिया है जिसको आप सही तरीके से अगर फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स उसके मिलते हैं। लेकिन आपने जो बात की कि योगाभ्यास की जो बात की, जो 7 बजे से हम शुरू करने वाले हैं, तो मुझे एक बात सहज एकदम याद आई। हमने देखा है कि अमित, जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी योग करते हैं तो वो हमेशा आम जनमानस के बीच में बैठ के करते हैं, युवाओं के बीच में बैठ के योग करते हैं, जो अपने आप में बहुत अनूठी बात है। हमने इससे पहले कभी ऐसा होते हुए नहीं देखा कि प्रधानमंत्री जी लोगों के बीच में हो और इतना समय उनके साथ बैठ के एक आदर्श रूप में उसको प्रस्तुत करें। और पूरा विश्व इस बात को देख रहा है कि योग का महत्व वो सिर्फ कह के नहीं बता रहे हैं, करके बता रहे हैं। जी बिल्कुल। और अगर प्रोटोकॉल में हम आसन से आगे बढ़े तो चौथे नंबर पर आता है कपालभाति, जो कि एक प्रिपरेशन है प्राणायाम की। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल अपने संबोधन में ये आग्रह भी किया था कि हम सभी अपने जीवन शैली में प्राणायाम को जरूर अपनाएं। तो 5वें नंबर पे आता है प्राणायाम, जिसपे बहुत सारे प्रकार हैं। वरुण आर्या जी ने हमें बताया कि हम कौन कौन से प्राणायाम कर सकते हैं। 6ठे नंबर पर आता है सबसे महत्वपूर्ण अंग, ध्यान। और आप तो ध्यान करती हैं, उसका लाभ होता है। जी बिल्कुल। एक बात और आपने नोटिस की होगी, जब प्राणायाम की बात हम वरुण आर्या जी से कर रहे थे तो उसमें बच्चों की, विद्यार्थियों की और युवाओं की बात आई। हम देख रहे हैं विगत 2 वर्षों से, 2020 में भी यही स्थिति थी और 2021 में भी, कोरोना संक्रमण के चलते पूरे विश्व में, विशेष रूप से अगर बच्चों की बात की जाए, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उनकी बात की जाए, या फिर युवाओं की बात की जाए, तो उनके लिए स्थिति बहुत विषम रही, क्योंकि घर में पूरी तरह से लॉकडाउन के चलते कैद होना पड़ा, जो कि जरूरी भी था। ऐसे में अगर आप प्राणायाम करते हैं, और हमने ये भी जाना कि 5 वर्ष से ऊपर के बच्चे इसको कर सकते हैं एकाग्रता के लिए, संयम के लिए, तो आपने जीवन को अनुशासित करने के लिए अगर बच्चों को आप बचपन से, बाल्यकाल से ये सिखाते हैं, तो भविष्य के लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे बात हो उनके स्वास्थ्य की, चाहे बात हो उनकी एकाग्रता की, चाहे बात हो उनके भविष्य की। बिल्कुल, आध्यात्म का अनुशासन ही तो है योग। 7वें नंबर पर संकल्प आता है, जहां पर योग अभ्यास में हम जो भी जीवन में अपना लक्ष्य रखना चाहते हैं उससे जुड़ा एक संकल्प कर सकते हैं। और फिर कॉमन योगा प्रोटोकॉल का अंत शांति पाठ के साथ होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। और योग जो है किसी एक दिवस तक, किसी समय या काल तक उसको हम सीमित नहीं कर सकते हैं, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता का योग अंग रहा है पिछले लगभग 5000 वर्षों से, और आने वाले समय में इसका प्रचार प्रसार, इसका जो जागरूकता की दृष्टि से अगर बात की जाए तो लोगों के जीवन में इसको चरितार्थ करना वो बढ़ने वाला है, ऐसा हमें विश्वास है। और ये एक और प्यारी सी बात कि हमारे आयुष मंत्री हों या माननीय प्रधानमंत्री जी हों, वो भी हमारे साथ जुड़ के अभी जैसे लोगों को संबोधित करेंगे तो हमें और उसके महत्व के बारे में जानने को मिलेगा। जी बिल्कुल। बात अगर आयुष मंत्रालय की करें तो न केवल उन्होंने कॉमन योग प्रोटोकॉल बनाया है, साथ ही आयुष संजीवनी ऐप भी है। और हम ये कह सकते हैं कि आयुष संजीवनी ऐप, जिसे बहुत ही आसानी से हम अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं, अब जब डिजिटल माध्यम से योग दिवस भी मनाया जाता है। और हम ये कह सकते हैं तपस्या की
इस ऐप के माध्यम से एक सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान की बहुत बड़ी पहल है कि आयुष पद्धति में जो कदम उठाए जाते हैं, जब हम उसको अपनाते हैं तो हमें कितना प्रभाव पड़ा हम बताएं, ताकि उस पर रिसर्च हो सके। बिल्कुल। एक छोटा सा पक्ष जिसपे मैं जरूर चाहूंगी कि हमारे दर्शकों का ध्यान आकर्षित हो, वो है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम देखते हैं कि विदेशों में किस प्रकार से लोग योग के महत्व को समझ रहे हैं। कल हमारी मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के जो निदेशक हैं डॉक्टर ईश्वर बसवरेड्डी जी, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने बताया तपस्या की अब केरल की बात करें, विदेशों की बात करें, तो वहां पर भी तकनीक के चलते लोग बहुत से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, जैसे आपने भी मोबाइल का जिक्र किया, तो वो योग को सीखना चाह रहे हैं और निरंतर जो है संपर्क में रहते हुए बाकायदा वो योग को सीख रहे हैं। जी, तो योग का अर्थ है जोड़। आप भी दूरदर्शन के साथ जुड़े रहिए और कुछ ही पलों में हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विधिवत कार्यक्रम शुरू करेंगे, जहां पर हमारे साथ जुड़ेंगे केंद्रीय आयुष मंत्री। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 के अवसर पर हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्र के नाम संदेश भी सुनेंगे और साथ ही मिलकर योगाभ्यास भी करेंगे।